आलोक जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जोशी जी ने भी ये रिपोर्ट पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। आलोक जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, क्या आप भी इस बात को लेकर कन्विंस है कि प्रमा फसाई अडानी के खिलाफ केस बनता है, या उस जो आरोप लगाए गए उनमें थोड़ी बहुत सत्यता दिखाई पड़ती है, लिहाजा इस पूरे मसले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि अडानी इस पूरे मामले में दोषी है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अडानी ने कोई घोटाला घपला किया है, लेकिन यस, आरोप गंभीर लगाए गए हैं और इन आरोपों के आधार पर जांच तो बनती है। अगर ये सच भी है तो भी, झूठ भी है तो भी। आलो, मैं दरअसल आशुतोष इस मामले में एक तो पहले सफाई देनी हर बार अब जरूरी हो गई मुझे लग रहा है, क्योंकि हर कार्यक्रम के नीचे जो टिप्पणियां आती हैं उसमें पूछा जाता है भाई इन्होंने कितने शेयर खरीद रखे हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैंने अब तक कभी, मैं बहुत मुझे 35-40 साल हो गया शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हुए, मैंने अडानी समूह की किसी भी कंपनी के शेयर के लिए ना अप्लाई किया है, ना मेरे पास है, ना कभी था। तो ये सफाई देनी जरूरी है, और अडानी के फायदे या नुकसान से मुझे कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। आलोक जी लेकिन एक जो मिनट, बात आलोक कह रहे आलोक हैं, आलोक जी एक हाँ, मिनट, एक मिनट। मैं दर्शकों से ये कह दूं कि मैंने शेयर लिया है, शेयर नहीं लिया है, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच की मांग करना इस देश के नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि अगर जांच होगी तो यह सच साबित होगा कि वो हिंडनबर्ग जो कंपनी है उसने फर्जी आरोप लगाए हैं या सही आरोप लगाए। अगर फर्जी आरोप लगाए हैं तो फिर अडानी पूरी तरीके से बरी हो जाएंगे, और अगर गलत आरोप, अगर सही आरोप लगाए गए तो जाहिर सी बात उन्हें खिलाफ कार्रवाई। इससे इसका कोई लेना देना नहीं कि मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं या शेयर नहीं खरीदे। आलोक जी, मैं जो बात कर रहा हूं ये कह रहा हूं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगे हैं उनको आप पढ़िए तो बड़े गंभीर आरोप हैं। अब वो सच है या नहीं है, अडानी उसमें फंसते हैं कि नहीं, अडानी फ्रेम होते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जांच मांगते हैं। वो जो गंभीर आरोप है वो सिर्फ अडानी पर आरोप नहीं है। अगर ये सच है जो कुछ उसमें कहा गया है, तो वो भारत के पूरे आर्थिक प्रणाली पर, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पर सवाल है। क्योंकि जैसा अभी संजय जी ने कहा कि आप शेल कंपनियों के खिलाफ आपने इतना जबरदस्त अभियान चलाया और बड़ा ढोल बजाया कि हमारे यहाँ शेल कंपनियां बंद हो गई हैं। इस किस्से में इल्जाम क्या लग रहे हैं? एक, शेल कंपनी बनाई गई है। दूसरा, भारत के शेयर बाजार में, भारत में कंपनियों से पैसा निकालकर बाहर ले जाया गया और उसको घुमाकर वापस उन्हीं कंपनियों में लाया गया है दूसरे नामों से। बहुत से ऐसी एंटिटीज उसमें इल्जाम है, आरोप है उस रिपोर्ट में, कि वो प्रमोटर रिलेटेड एंटिटीज हैं और वो अपने को प्रमोटर के साथ रिलेटेड नहीं बताती हैं, अपने पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट दिखाती हैं। इससे क्या होता है, शेयर बाजार में लिस्टिंग का नियम है कि 75% से ज्यादा अगर शेयर होल्डर, शेयर प्रमोटर के पास है तो वो कंपनी लिस्ट नहीं रह सकती है, वो उसको डीलिस्ट करना पड़ेगा। ये आरोप वहां यही लग रहा है कि अडानी जी ने उस नॉर्म को पूरा करने के लिए कुछ घुमा फिराकर दूसरी कंपनियों के माध्यम से पैसा लगवाया, जो इनका अपना पैसा है या इनसे जुड़े हुए लोगों का, रिलेटेड एंटिटीज का पैसा है, और इस रिलेटेड एंटिटी की परिस्थिति को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुल तो इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा बनता है, दूसरा फर्जी कंपनियों वाला किस्सा है, अकाउंटिंग में फजिंग का किस्सा है, और उसके बाद लिस्टिंग नॉर्म्स के वायलेशन का किस्सा है। इस सब में जितना अडानी पर आरोप जितना बनता है उससे कम भारत के रेगुलेटर्स पर नहीं बनता है। मेरा इसमें, मेरी चिंता ये है, और इसीलिए सेबी जांच कर रहा है, नहीं पता नहीं, क्योंकि आज कुछ सूत्रों से खबर मिली है कि सेबी ने कुछ शुरू किया, क्या शुरू किया पता नहीं है। जो कल एफपीओ वापस लिया अडानी समूह ने, यह भी कहा जा रहा है कि उस एफपीओ के प्रोसेस को लेकर और उस एफपीओ में लगी एप्लीकेशंस को लेकर भी कुछ जांच की कार्रवाई शुरू होनी थी, जिसकी भनक लगी और उसके बाद यह काम हुआ है। लेकिन सेबी पर सबसे गंभीर सवाल है, रिजर्व बैंक पर भी सवाल हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने कुछ काम कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दे दिया है कि आपने जो जो लोन दे रखे हैं उनकी जरा बाकायदा जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और बताइए कि उसके सामने कोलेटरल खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो मेरा ख्याल है रिजर्व बैंक ने अपना काम उस लेवल पे तो कर लिया। लेकिन जो दूसरा आरोप है कि यहां से पैसा बाहर गया, शेल कंपनियों के जरिए घूम के आया, वहां फिर रिजर्व बैंक की एक भूमिका भी बनती है, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डीआरआई जैसे संस्थाएं हैं जो 50,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे किसी पे छापा मार देते हैं, उनके बारे में सवाल उठता है कि वो सब कहां है। इसलिए इस मामले में जो सबसे अच्छा रास्ता था वो यही था कि सरकार जल्दी से जल्दी जांच की
जांच का ऐलान करती या जांच शुरू कर देती। मैं नहीं कह रहा हूं ऐलान, कई बार ये होता है कि अभी सेबी का है हम जांच कर रहे हैं, तो इससे भी घबराहट फैलती है। अगर सेबी एक्शन कर रहा है और जिसका नतीजा हमें सामने दिखने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है, जैसा अभी संजय जी ने कहा, अगर ऐसा होता तो उसका हल्ला ज्यादा होता, जांच बाद में होती। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि रेगुलेटर क्या कर रहे थे, और रेगुलेटर अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सो रहे हैं या उनको जानबूझ के सुला के रखा गया है। आलोक, इस सरकार का एक नैरेटिव है जो 2014 के बाद से बहुत प्रोमिनेंटली उसको परस्यू किया गया है कि अगर आपके यहाँ ईडी के छापे पड़ते हैं या इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या सीबीआई का छापा पड़ता है तो बहुत चौड़े से कहा जाता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की क्या जरूरत है, आप जांच फेस करिए, अदालतें हैं इस देश के अंदर, और आप अगर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आज यही तर्क क्यों नहीं अडानी के ऊपर लगाया जाता है? मैं फिर भी कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि अडानी की तरफ से कोई घोटाला हुआ है, लेकिन एक गंभीर आरोप लगे, और ये पहली बार आरोप नहीं लगे, इसके पहले फिच कंपनी ने भी इस तरीके के आरोप लगाए थे, और उसके बाद अब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, और उसके साथ साथ दो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने जो है वो क्रेडिट स्विच और साथ ही साथ सिटी बैंक, इन दोनों ने एक तरीके से कह दिया है कि हम किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज पर अडानी को पैसे नहीं देंगे। अब ये नहीं, अडानी को नहीं देंगे, आशुतोष वो ये करेंगे, हम अडानी के शेयरों या बॉन्ड्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखेंगे नहीं। हम, कोई आदमी आए कहे कि ये रेहन रख लीजिए और हमसे कर्ज ले लीजिए, तो वो हम नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब ये ग्लोबल डायमेंशन लेता जा रहा है, और इसके साथ साथ जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो इंडस्ट्री है, भारत का जो मार्केट है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो क्या आपको लगता है कि, पहली बात आलोक, चूंकि आप लंबे समय तक देखते रहे, क्या सेबी अपने स्तर पर इस तरीके की कोई जांच खुद कर सकती बिना सरकार के इशारे पे? और क्या सेबी में बैठे हुए लोगों की इतनी हिम्मत है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करके ऑनेस्टली रिपोर्ट दे दे? देखिए, इसका जवाब, मतलब मैं अगर इसका असली जवाब मैं नहीं दे सकता हूं कि सेबी के अंदर बैठे आदमी, किस आदमी के अंदर कितनी हिम्मत है या कितनी नहीं है। सेबी क्या जांच कर सकता है? सेबी बिल्कुल जांच कर सकता है। भारत के संविधान कानून के तहत जो सेबी एक्ट है, उसमें सेबी को पूरे पावर्स हैं कि वो जांच कर सकती है। हाँ, सेबी के अंदर बैठे हुए लोगों को अगर लगता है कि ये साहब तो साहब के साथ घूमते हैं, इनकी जांच हम कैसे कर दें, तो इसका इलाज तो नियम कानून में नहीं होगा, ये तो वहां बैठे हुए इंसान पे तय होगा। लेकिन सेबी के पास अख्तियार है कि वो इस तरह के मामलों में जांच करे। अतीत में ऐसे मामले आए हैं जिनमें सेबी ने जांच की है। अभी हाल में जो ये कोलोकेशन स्कैम जिसको कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें सेबी ने बहुत प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच की है, और यहां तक कि उनको अंत में जेल जाने की नौबत आई है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि कर नहीं सकती है। मैं इसीलिए सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं कर रही है सेबी, जांच कर क्यों नहीं रही है? सेबी जांच करती है तो नॉर्मल प्रोसीजर था। सेबी जांच नहीं कर रही है अभी तक, ये एबनॉर्मलिटी क्यों आई है? इस एनोमली के पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये वास्तव में भारत के फाइनेंशियल मार्केट, भारत के इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट के प्रति जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी इज्जत है, अब वो खतरे में है। अगर क्रेडिट स्विस और उसके बाद सिटी ग्रुप, हो सकता है कल परसों में 2-4 और इंस्टीट्यूशंस आ जाएं कि हम ये नहीं देते हैं। इसके बाद रेटिंग एजेंसीज अभी आएंगे मैदान में, और वो रेटिंग एजेंसीज जिन्होंने अडानी समूह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रेट किया हुआ है, वो उसकी री रेटिंग कर सकती हैं। जैसे ही वो री रेटिंग होगी, उसके बाद विदेशी और देशी दोनों लेंडर्स को अपने सारे कर्जों पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये सवाल भी उठेगा कि भाई इससे पहले क्या चल रहा था, और ये हिंडनबर्ग से पहले भारत के अंदर कौन बैठा हुआ ऐसा आदमी है जिसको ये खबर नहीं थी? और अगर खबर नहीं थी तो फिर आपके जो सिस्टमिक चेक्स और बैलेंसेस हैं वो कहां हैं? क्या भारत का शेयर बाजार बिल्कुल बेरोक टोक चलता है? ये प्रश्न गंभीर है, और इस प्रश्न को उठने से पहले रोकने की जरूरत है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी किरकिरी नहीं करवानी है तो हमारे रेगुलेटर्स को एक्ट करना चाहिए, और अगर रेगुलेटर समय रहते एक्ट नहीं कर रहे हैं तो सरकार को पूछना चाहिए था। संसद में हंगामा हुआ है, संसद की तरफ से यह सवाल उठना चाहिए था कि सेबी के चेयरमैन, और मुझे लगता है कुछ समय में नौबत आ जाएगी कि सेबी चेयरमैन को संसदीय समिति ने बुलाया और वहां उनसे पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है। जेपीसी की डिमांड भले ना हो, जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी होती है वो भी बुला सकती है कि ये घपला चल रहा है, आइए और इस पर सफाई दीजिए। वो नौबत आएगी तो परिस्थिति और बिगड़ेगी जो यहाँ है जहां है। और एक और चीज कहूंगा कि जो अडानी जी हैं,
कुछ इनके आसपास सलाहकार हैं जिन्होंने इनको कुछ भ्रमित भी किया है। परिस्थिति इतनी न बिगड़ती अगर वो हिंडनबर्ग की 106 पेज की रिपोर्ट का 413 पेज का जवाब नहीं देते। आलोक, इस एक सवाल तरह और आती रहती है, लोग सौदे करते रहते हैं। आप हर एक के सवाल का जवाब देते रहेंगे तो फिर मुश्किल खड़ी होती है। आलोक, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी आई है और उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर बहुत सारे लोगों ने कहे तो फ्रॉड कंपनी है, फर्जी कंपनी है, तो ब्लैकमेलर है, तमाम चीजें बातें कही जा रही। और अभी क्यों आई? जब 20,000 का एफपीओ जो है अडानी की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब ये देश की जो इंडिया की स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको टारनिश करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट के फौरन बाद ये आ गई। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी को परेशान किया जा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश है। लेकिन इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले फिच की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें भी उन्होंने कहा गया था कि अडानी ग्रुप ओवर लेवरेज्ड है। इसका मतलब सेकंड रिपोर्ट नहीं। देखिए, जो फिच की रिपोर्ट आई थी, फिच की एक सब्सिडरी है, शायद क्रेडिट साइट ऐसे कुछ नाम था उसका, उसकी रिपोर्ट थी। और वो रिपोर्ट, वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी है। वो वाला जो लेवरेजिंग का सवाल है, मेरा ख्याल है वो एक तकनीकी सवाल है। और वो लेवरेजिंग का सवाल तभी गंभीर होता है जब परिस्थिति यहां पहुंच जाती है। अगर अडानी के शेयर और बढ़ रहे होते तो लेवरेजिंग का प्रश्न धीरे धीरे फिजल आउट हो जाता। आपका कारोबार तेज चल रहा हो तो आपकी लेवरेजिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन लेवरेजिंग का संकट इसी से पैदा होता है कि जब साथ में लगता है, कोई कहता है कि इस कारोबार के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है। इतनी ज्यादा लेवरेजिंग ऐसे कारोबारों में होती है जो कारोबार जिनमें काफी तेजी से कमाई की गुंजाइश हो। अडानी के बहुत सारे कारोबार, आपने पिछला अगर इंटरव्यू सुना, उन्होंने बहुत फख्र के साथ कहा कि मैं कोई भी कारोबार ऐसा नहीं करता हूं जिसमें मैं पब्लिकली ऑक्शन हुई चीज नहीं लेता हूं। पब्लिक ऑक्शन होता है जहां हम ऑक्शन बिड करते हैं और जीतते हैं। ऐसे सारे कारोबारों में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वहां कुछ नियम कायदे लगते हैं। आप वहां अंधाधुंध मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। वहां मुनाफे की एक सीमा है, रेगुलेटर होते हैं जो तय करते हैं। जैसे पावर का कारोबार है, सीईआरसी टैरिफ तय करता है, कितना बढ़ेगा वो भी वही तय करता है। इसी तरह जो बाकी बिजनेस हैं, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है, इसमें आंख बंद करके कमाई की गुंजाइश नहीं रहती है। तो फिर उसका इतना वैल्यूएशन होना बाजार में, यह चिंताजनक होता है। और चिंताजनक इसलिए भी कि इसमें बहुत कम शेयर बाजार में फ्लोट में थे। 7% बताया जा रहा है कि पब्लिक के हाथ में, रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टरों के हाथ में, पब्लिक इन्वेस्टर के हाथ में। बाकी या तो प्रमोटर अडानी परिवार और इंस्टीट्यूशंस। जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हिंडनबर्ग इल्जाम लगा रहा है कि उन इंस्टीट्यूशंस में से भी अनेक दरअसल परिवार का ही दूसरा नाम है, वो उनकी फ्रंट कंपनीज हैं, वो वास्तव में वो पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं है। ये चिंता की बात है। वरना केवल लेवरेजिंग, मात्र लेवरेजिंग चिंता का विषय हो सकती है अगर कारोबार ठीक ना चल रहा हो। लेवरेजिंग करना कोई अपराध नहीं है। लेवरेजिंग करना आपका हौसला भी दिखाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।